हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे बेटा किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी से जो भारतीय जो उद्योग थे वो किस प्रकार धीरे धीरे उजड़ रहे थे, या जो भारतीय कारीगर थे या बुनकर थे, जो व्यापारी थे, किस प्रकार से वो धीरे धीरे जो है लगातार वो कंगाल होते जा रहे थे, या भारतीय जो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग, उसकी कमर टूटती जा रही थी। तो यहाँ पढ़ रहे थे हम लौह इस्पात उद्योग के बारे में। तो वुड्स स्टील होता है जो स्टील से बनी जो तलवारें हैं, यानी स्टील उत्पादन के लिए लोहे का परिशोधन बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी, अर्थात लोहे को जो शुद्ध करना बहुत ज़रूरी था। परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। 19वीं सदी तक भारत में लोहे को पिघलाना, प्रगलन होता है बेटा पिघलाना, अर्थात लोहे को पिघलाना, यानी कह रहा है एक सामान्य गतिविधि थी। आगे कह रहा है ये खास तौर से बिहार और मध्य भारत के हर एक जिलों में ऐसे प्रगल्भ कारीगर थे, अर्थात लोहे को पिघलाने वाले कारीगर थे, जो लोहा बनाने के लिए लौह एस के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। इसी लोहे से कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन भी बनाए जाते थे। कह रहा है इसी लोहे से कारखानों में रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले जो औजार और साधन भी बनाए जाते थे। ज़्यादातर भट्टियाँ मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। प्रगलन का काम अर्थात यानी लोहे पिघलाने का जो काम है पुरुष करते थे, जबकि महिलाएं धोकनी चलाती। धोकनी बेटा होता है यानी हवा भरने का जो यंत्र होता है ना, वो कहलाता है धोकनी कहलाता है। वे कोयलों को लगातार धहकाने के लिए जो है यानी फूकनी को या धोकनी को लगातार चलाती रहती थी। अब ये कह रहा है मध्य भारत में एक गांव जहां लौह प्रगलकों का यानी लोहा पिघलाने वालों का अगारिया समुदाय रहता था। अगारिया समुदाय जैसे कई समुदाय लोहा बनाने में माहिर थे। 19वीं सदी के आखिर में बार बार पड़े अकाल की वजह से भारत के सूखे इलाके पूरी तरह तबाह हो चुके थे, और मध्य भारत में बहुत सारे अगारिया कारीगरों ने काम करना बंद कर दिया था, गांव छोड़ दिया था और रोजी रोटी की तलाश में दूसरे इलाकों में चले गए। उसके बाद उन्होंने कभी दोबारा भट्टियाँ नहीं चलाई। अब ये कह रहा है 19वीं सदी के अंत आते आते लोहे के प्रगलन का हुनर खत्म होने लगा। ज़्यादातर गाँव में भट्टियाँ जो हैं, लोहे पिघलाने की जो भट्टियाँ हैं वो ठंडी पड़ चुकी थी और लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह तो एक नए कानून थे जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए, जिसके बारे में आप अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। औपनिवेशिक सरकार ने, औपनिवेशिक सरकार होता है बेटा अंग्रेजी सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। तो लोहा बनाने वाले को कोयले के लिए भला लकड़ी कहाँ से मिलती, और लौह एस्क भी वे कहाँ से ला सकते थे? वन कानूनों को नज़रअंदाज करते हुए वे अक्सर जंगलों से चोरी छुपे जंगलों में जाकर लकड़ी इकट्ठा कर कर लाते थे, परंतु लंबे समय तक केवल इसी पर अपना कारोबार वे जारी नहीं रख सकते थे, क्योंकि ये काम अब जो है गैर कानूनी हो चुका था। लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने ये पेशा यानी लोहे से वस्तु बनाने का पेशा छोड़ दिया और अपना जीवन चलाने के लिए दूसरे जो है साधन ढूंढने लगे। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी थी, लेकिन प्रगलक होता है लोहे को पिघलाने वाले प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। ये कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेज उनसे बहुत अधिक लगान वसूलते थे, जिससे उनकी आय गिर जाती थी। 19वीं सदी के आखिर में तक लोहे से लोहे और इस्पात का आयात भी होने लगा था। ये कह रहा है 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन से अर्थात इंग्लैंड से जो है अंग्रेज भारत में लोहा मंगाने लगे थे। आयात का मतलब होता है यानी खरीदना, और निर्यात का मतलब होता है बेचना। भारतीय लोहार, जिसे हम कहते हैं लोहार, बर्तन, घरेलू बर्तन, औजार आदि बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करते थे। इसकी वजह से जो भारतीय जो लोहार थे, जो लोहे की वस्तु बनाते थे, उनकी मांग
कम होने लगी। इसका कारण क्या रहा होगा बेटा? इसका कारण तो ये रहा होगा कि यह भारतीय जो लोहा था वो उसकी जो लागत थी वो महंगी बैठती थी, क्योंकि वो हाथों से बनाया जाता था और इंग्लैंड में जो लोहा होता था वो मशीनों से बनता था। सदी की 20वीं सदी की शुरुआत तक लोहा इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई। वो चुनौती क्या थी? देखिए, भारत में लोहा इस्पात कारखानों का उदय 1904 की बात है। अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेड और जमशेद टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के भंडारों की खोजबीन में घूम रहे थे। वे भारत में एक आधुनिक लौह इस्पात संयंत्र लगाने के लिए लौह अयस्क के भंडारों की तलाश में कई महीने और काफ़ी पैसा खर्च कर चुके थे। काफ़ी पैसा खर्च कर चुके थे। जमशेद टाटा भारत के जो हैं सबसे बड़े लौह इस्पात कारखाने लगाने के लिए अपनी बड़ी संपत्ति का खर्च करने का तैयार थे, लेकिन उनकी पहली शर्त ये थी कि उम्दा लौह अयस्क था जहाँ कच्चा लोहा मिलता है उसका पहले पता लगाया जाए। एक दिन कई घंटे तक जंगल की खाक छानने के बाद वेल्ड और दोराबजी एक छोटे से गांव पहुंचे। इन्होंने देखा कि कुछ पुरुष और स्त्रियां टोकरियों में भरकर लौह अयस्क ले जा रहे थे। वे अगरिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि ये अयस्क कहाँ से लाए हैं तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली कर दी। वेल्ड और दोराबजी घने जंगलों में होते हुए काफ़ी देर तक थककर उस पहाड़ी पर पहुँचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद उन्होंने बताया कि उन्हें जिस चीज़ की तलाश थी वह मिल चुकी है। रजारा पहाड़ी यानी जो छत्तीसगढ़ और झारखंड में है, दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी। और बेटा आज भी जो है छत्तीसगढ़ और जो झारखंड है या भारत में बहुत से लौह इस्पात कारखाने और कच्चा माल अब भी यहाँ से मिलता है और दुनिया का श्रेष्ठ जो किस्म का लोहा भारत में आज तैयार होता है। लेकिन एक परेशानी थी कि यह सूखा इलाका था। कारखाने चलाने के लिए आसपास पानी नहीं था, लिहाजा कारखाना चलाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। अगारिया समुदाय के लोगों ने लौह अयस्क को एक और स्रोत ढूंढने में मदद की जहां से भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। कुछ साल स्वर्णरेखा नदी तट पर सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने की योजना बनाई गई या एक जगह बनाई गई। इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया। इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यह टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को की स्थापना हुई, जिससे 1912 में यहाँ पर यह उत्पादन टिस्को में स्टील का उत्पादन 12 से प्रारंभ होने लगा। और ये बेटा आज भी ये कंपनी जो है स्टील का उत्पादन कर रही है। आज के लिए इतना ही, बाकी का वीडियो हम कल बनाएंगे। धन्यवाद।